हेलो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम सीटेट के बारे में पढ़ाते हैं। ये दोस्तों सीटेट का आज मेरा 10वां क्लास है दोस्तों। क्लास 10 है दोस्तों सीटेट के बारे में। तो आज का प्रश्न है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार अधिकांश बच्चे किस अवस्था में बीते हुए समय, वर्तमान समय, भविष्य के बारे में स्पष्ट रूप से समझ जाते हैं दोस्तों। तो ऐसे बच्चे दोस्तों समझते हैं कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में दोस्तों। जो बच्चे कंक्रीट में होते हैं दोस्तों, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज जब बच्चे 7 से 11 के बीच होते हैं। ठीक है, जब बच्चे प्री कन्वेंशनल स्टेज में जब बच्चे होते हैं, इसमें ऑब्जेक्ट परमानेंस का गुण आ जाते हैं बच्चे में। और जब ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से बच्चे अपनी वस्तु को ढूंढ लेते हैं, वो सेंसरी मोटर स्टेज में। जैसे आप किसी बच्चे को चाबी का गुच्छा अगर उसको दिखाए कि अगर छुपा लीजिएगा तो बच्चा ढूंढ लेगा, छिपा दीजिएगा कहीं पे तो बच्चा ढूंढ लेगा अपना ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से, आँख से देख कर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर सी हो जाएंगे। औपचारिक में बच्चा है ना दोस्तों अमूर्त चिंतन करने लगता है, जैसे भगवान के बारे में सोचना, सूर्य के बारे में, चंद्रमा के बारे में, ईश्वर के बारे में। ऑपरेशनल स्टेज में बच्चे औपचारिक संक्रिया अवस्था में दोस्तों सोचने लगते हैं, जो 15-11 वर्ष से अधिक के लिए होते हैं। जीन पियाजे के सिद्धांत में चिंतन की बुनियादी निर्मितियों को किस रूप से जाना जाता है दोस्तों। जैसे हम लोग बचपन में बहुत सारे काम करते थे, वो काम अभी याद होगा थोड़ा थोड़ा। बचपन में हम लोग पेड़ पे चढ़ते थे, ये सब बात याद है। बचपन में कौन सा खेल खेलते थे दोस्तों, हम लोग इस सब के बारे में दोस्तों जानते हैं। उसी ज्ञान के बारे में जानना ही दोस्तों क्या दोस्तों स्कीमा है। इसको दोस्तों स्कीमा कहते हैं। निर्मित करते हैं दोस्तों, जो ज्ञान है ना स्टोर जमा करते हैं उसको दोस्तों स्कीमा कहते हैं, उसको संकेत नहीं कहते हैं। अवधारणा करते हैं दोस्तों कंसेप्ट, ये कोई कंसेप्ट नहीं है दोस्तों, सहज क्रिया भी नहीं है। इसका राइट आंसर दोस्तों स्कीमा हो जाएंगे। नैतिक विकास का सिद्धांत लॉरेंस कोहलबर्ग के साथ साथ और किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया दोस्तों। नैतिक विकास का सिद्धांत दोस्तों जीन पियाजे ने भी इसको समर्थन किया था दोस्तों। इसका राइट आंसर दोस्तों सी हो जाएंगे, ये सब नहीं होंगे दोस्तों, राइट आंसर 3 हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 104 है, एक अध्यापक को अपनी शिक्षण शास्त्रीय विधियों किस प्रकृति का होना चाहिए दोस्तों। कैसा होना चाहिए शिक्षण विधि दोस्तों, उसके बारे में दोस्तों जानते हैं। रीड होना चाहिए दोस्तों, जर नहीं होना चाहिए, रीड नहीं होना चाहिए, रिगिड नहीं होना चाहिए। गैर लचीलापन, यहाँ दोस्तों होना चाहिए गैर लचीलापन, लचीला। गैर लचीला भी दोस्तों नहीं होना चाहिए, ये सब दोस्तों आंसर नहीं होना चाहिए। अनजान, अगर दोस्तों पढ़ाने का जो शिक्षण शास्त्र अगर अनजान है तो बच्चा कुछ भी नहीं सीखेगा। अगर लचीलापन है तो इसमें बच्चा कुछ भी नहीं सीखेगा, यानी कि लचीलापन नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों इसका राइट आंसर सी हो जाएंगे, लचीला, सुनम्य, फ्लेक्सिबल, सुनम्य, सुगम। दोस्तों लचीला होना चाहिए, सुगम होना चाहिए, सुनम्य। इस दोस्तों लचीलापन होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए दोस्तों पाठ्यक्रम को। दोस्तों समझ गए होंगे दोस्तों, इसका राइट आंसर फ्लेक्सिबल, लचीलापन होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 105 है दोस्तों, एक अध्यापक को सभी के लिए अधिगम सहज सुगम बनाने के लिए अधिगम प्राथमिकताओं में वैयक्तिक भिन्नताओं के प्रति क्या करना चाहिए दोस्तों। ऐसे टीचर को उन्हें महत्वपूर्ण मानना चाहिए, बिल्कुल सही बात है दोस्तों, उनको महत्वपूर्ण मानना चाहिए, बच्चे को महत्वपूर्ण मानना चाहिए, उसको सम्मान देना चाहिए, बच्चे को आदर करना चाहिए, बच्चे को रिस्पेक्ट करना चाहिए। दमन करना चाहिए कभी नहीं, उनको मिटा देना चाहिए कभी नहीं, उनको अनदेखा करना चाहिए दोस्तों कभी नहीं। इसका राइट आंसर दोस्तों 1 हो जाएंगे, 1 नंबर। आकलन का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए दोस्तों। आकलन जो होता है दोस्तों उसका क्या मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। देखिए बच्चे को, विद्यार्थियों को ग्रेड देना, बच्चे को ग्रेड कभी नहीं देना दोस्तों। ग्रेड जहाँ मिलेगा, अंक मिलेगा, मार्क मिलेगा, साल के अंत में मिलेगा, परीक्षा मिलेगा, ऐसे सब ऑप्शन को दोस्तों देखते ही काट दीजिएगा। विद्यार्थियों अंकों की व्यापक का पता लगाना, अंकों को दोस्तों को पता लगाना ही नहीं है। संभाव्य सफल और असफल विद्यार्थी की पहचान करना, हमको सफल असफल को दोस्तों पहचान ही नहीं करना है।
बच्चे को फेल पास कभी करना ही नहीं है दोस्तों। विद्यार्थियों को सीखने की प्रगति के प्रति समझ बनाना। दोस्तों इसका राइट आंसर दोस्तों 2 नंबर 2 हो जाएंगे। राइट आंसर दोस्तों 2 नंबर। आकलन का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए दोस्तों? सेम क्वेश्चन है, रिपीट है। राइट आंसर सी हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा परिविधियों में समालोचनात्मक चिंतन? समालोचनात्मक चिंतन का अर्थ है दोस्तों हर एक तरह का चिंतन होना चाहिए। सभी तरह का चिंतन को ही समालोचनात्मक चिंतन कहते हैं। उसको प्रोत्साहित करना है दोस्तों। प्रश्न का तुरंत उत्तर दे देना चाहिए। नहीं दोस्तों, प्रश्न का तुरंत उत्तर नहीं देना चाहिए। बच्चे को पहले समझाना चाहिए, उसके बाद प्रश्न का उत्तर देना चाहिए। आखिर ये सही है तो क्यों सही है, ये जानकर दोस्तों प्रश्नों को उत्तर देना। विद्यार्थियों को विमर्श हेतु समय देना। दोस्तों इसका राइट आंसर 2 ही हो जाएंगे। विद्यार्थियों को बंद अंत वाले प्रश्न करना। दोस्तों बंद अंत वाले प्रश्न दोस्तों हम लोग कभी नहीं करेंगे। बच्चे को ओपन एंडेड क्वेश्चन करेंगे। खुले अंत वाले प्रश्न बच्चे से पूछेंगे। बंद अंत वाला क्वेश्चन ये होता है दोस्तों जिसका आंसर एक होता है। जैसे बिहार की राजधानी कहाँ है? बिहार की राजधानी दोस्तों पटना है, तो इसका आंसर एक ही हुआ। जब बच्चे से पूछ देंगे कि बिहार में कितने प्रकार के जनजाति रहते हैं, ताकि बच्चा अधिक से अधिक जवाब दे सके, तो बच्चे को अधिक जिसका आंसर अधिक होता है दोस्तों वो प्रश्न बच्चे से पूछना चाहिए। ये बंद अंत वाला क्वेश्चन दोस्तों कभी नहीं पूछना चाहिए। बच्चे को खुला प्रश्न पूछिए, मुक्त क्वेश्चन, मुक्त अंत वाले क्वेश्चन बच्चे से पूछिए। विद्यार्थियों में परस्पर अंतःक्रिया को निरुत्साहित करना। इस दोस्तों बच्चे जब अंतःक्रिया करते हैं परस्पर, उसको प्रोत्साहित करिए। यहाँ दोस्तों गलत है इसलिए गलत हो जाएंगे। इसका राइट आंसर दोस्तों 2 नंबर हो जाएंगे। दोस्तों समझ गए होंगे अच्छा से। 160 नंबर दोस्तों क्वेश्चन है, प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रतिभाशाली रणनीति है? दोस्तों उनसे बहुत ही सरल और आसान क्वेश्चन पूछे। बच्चे से सरल और आसान क्वेश्चन नहीं पूछेंगे दोस्तों। बच्चे को ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे ताकि बच्चे जिसमें समझ बनाएंगे, बच्चे ताकि उसमें दिमाग लगाएंगे, ऐसे प्रश्न बच्चे को पूछेंगे। उन्हें चुनौतीपूर्ण और उच्च क्रम के कार्य सौंपे। नहीं दोस्तों, चुनौतीपूर्ण उच्च ऐसा कार्य हमको दोस्तों नहीं उसको सुनना। उनसे सफल की कम उम्मीद रखें। बच्चे से सफल और असफल की उम्मीद के बारे में सोचना ही नहीं है दोस्तों। जानकारी को समझने के लिए अतिरिक्त समय दें। राइट आंसर दोस्तों 2 हो जाएंगे। बच्चे को दोस्तों प्रतिभाशाली विद्यार्थी के लिए आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रभावशाली रणनीति है? दोस्तों इसका राइट आंसर दोस्तों 2 नंबर हो जाएंगे। दोस्तों प्रतिभाशाली बच्चे के बारे में पहले दोस्तों जानिए। प्रतिभाशाली बच्चे वो होते हैं जो बच्चे रिस्क लेते हैं, जो बच्चे कठिन कार्य करते हैं। दोस्तों इसका राइट आंसर दोस्तों बी हो जाएगा। उन जानकारी को समझने में अतिरिक्त समय नहीं लेगा दोस्तों, तुरंत जवाब दे देगा। वो सफल के कम वो सब कुछ में जल्दी पास कर जाएगा। ये तो दोस्तों गलत हो जाएंगे। वो आसान कार्य नहीं सुने। इसका दोस्तों राइट आंसर बी हो जाएंगे 2 नंबर। इसके लिए दोस्तों सॉरी चाहते हैं। इसका राइट आंसर दोस्तों 2 नंबर हो जाएंगे। एक शिक्षिका विद्यार्थियों से उनकी स्वयं की चिंता की समस्या के बारे में सोचने के लिए कह रही है, तो विद्यार्थी कौशल के विकसित केंद्रित दोस्तों ध्यान होंगे दोस्तों। इसका दोस्तों ये सब नहीं होंगे। खुद के बारे में दोस्तों राइट आंसर दोस्तों बी हो जाएंगे। अति संज्ञान मेटाकॉग्निशन दोस्तों जानते होंगे। दोस्तों विद्यार्थी को सीखने को प्रेरित करेंगे। दोस्तों विद्यार्थी को किससे सीखेंगे? इसका दोस्तों राइट आंसर अप्रासंगिक कार्य कभी नहीं बच्चे को देना है। मूर्त और अत्यंत जटिल भी नहीं देना बच्चे को। बिल्कुल सही चुनौती इसकी नहीं। इसका दोस्तों राइट आंसर बी नंबर हो जाए। उनकी वास्तविक दुनिया से जोड़ कर पढ़ाना है। बच्चे को दोस्तों जब भी पढ़ाना है उसको वास्तविक जीवन से जोड़ के पढ़ाइए। जो बच्चे को स्कूल में ज्ञान देते हैं दोस्तों उसको दुनिया के ज्ञान उसको बाहरी जीवन से दोस्तों जोड़ के पढ़ाइए। दैनिक जीवन से बच्चे को दोस्तों जब भी पढ़ाना है उसको दैनिक जीवन से दोस्तों जोड़ के पढ़ाना है बच्चे को। इसका राइट आंसर दोस्तों 2 नंबर सही हो जाएंगे। तो मुझे आशा है कि आप लोग क्वेश्चन को समझ गए होंगे। अंत कर